एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी एक्चुअल में तो जो पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी इन सभी पॉइंट्स को एक बार के लिए इकट्ठा किया गया है ताकि हम इनका यूज कर सकें जहां भी हमें इनकी जरूरत पड़े। तो सबसे पहले लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टर है। ये जो सफियर मैंने शो कर रखा है, इफ दिस इज ए चार्ज्ड कंडक्टर, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ दिस इज ए चार्ज्ड कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर विल बी जीरो। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ स्टडी किया था। तो उसमें हमने एक सफियर के जो दो केसेस किए थे, उसमें से एक केस ये था जब हम या तो होलो नॉन कंडक्टिंग सफियर लें या फिर कंडक्टिंग सफियर, चाहे होलो हो या सॉलिड हो, अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम एंड द सरफेस। पूरे वॉल्यूम में और सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, हमने एक फार्मूला स्टडी किया था, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr विद नेगेटिव साइन। ओके, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रख दें तो ये हमारी जो राइट साइड है वो जीरो हो जाती है। एक्चुअली दिस इज नथिंग एल्स देन द वर्क डन। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लीजिए कि मैं किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो ऐसा करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस। ओके, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट्स व्हाई दिस राइट हैंड साइड बिकम्स जीरो। अगर ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड dv इक्वल टू जीरो। व्हाट दिस dv इज? dv इज चेंज इन पोटेंशियल, मींस v2 माइनस v1, यानी सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल, ये जीरो है। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, यानी v2 इज इक्वल टू v1। यानी ये जो कंडक्टर है हमारा, इस चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस से लेकर पूरे वॉल्यूम के अंदर कोई भी दो पॉइंट जो हैं वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। इट मींस किसी एक भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 2 कि जो टोटल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। मैं मेंशन कर देता हूं कि ये पोटेंशियल कितना होता है। ये पोटेंशियल हमारे पास होता है KQ डिवाइडेड बाय R। अगर R हमारे पास इसका रेडियस हो तो इसकी सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा इसके पूरे वॉल्यूम में उतना ही पोटेंशियल होता है। ओके फाइन। पॉइंट नंबर 3, Q एक्सेस इज जीरो, यानी इस कंडक्टर के अंदर का एक्सेस चार्ज जो है वो जीरो होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो वो जीरो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds से। यानी इसके अंदर का कोई भी आप पॉइंट लीजिए, उससे कोई एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो वहां पर फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो। अगर फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो गॉस लॉ से ये फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एक्चुअली दिस Q इज Q इनसाइड, यानी टोटल चार्ज सरफेस के अंदर। तो यहां से जो Q है वो जीरो हो जाएगा। इट मींस इसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। एक्सेस चार्ज जीरो होने का मीनिंग ये है कि ये नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, हो भी सकता है कि इसमें चार्ज हो, बट अगर इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q होगा तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, सो दैट दोनों ऐड होकर जीरो बनाएंगे, यानी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। नाइदर द पॉजिटिव चार्ज विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव nor the negative charge will be greater than positive. Both will be either equal and opposite to each other or there will be zero charge inside the surface, या इसके अंदर जीरो चार्ज होगा। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी सरफेस के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें या सरफेस के बिल्कुल नियर बाय में कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कोई एक ds एरिया। इफ दिस एरिया इज ds ऑफ फाइनाइट थिकनेस,
इसकी थिकनेस फाइनाइट मान ली, सच दैट वन पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड एंड द अनदर पॉइंट इज जस्ट इनसाइड दिस सरफेस। एक पॉइंट जो है वो जस्ट आउटसाइड होगा और दूसरा पॉइंट जो है वो जस्ट इनसाइड होगा। अगर मैं इनसाइड वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। अगर हम बात करें इनसाइड वाले पॉइंट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है 0। ओके फाइन। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस एरिया एंड फ्लक्स। अगर हम इस एरिया से क्रॉस होने वाले फ्लक्स की बात करें तो वो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से, क्योंकि हमने पॉजिटिव माना है तो फ्लक्स आउटसाइड की तरफ होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टर मानते तो फ्लक्स इनसाइड होता। तो चार्ज कितना होगा हमारे पास, सिग्मा इंटू ds। सिग्मा हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके फाइन। अगर हम सिग्मा, ये हमारे पास चार्ज हो गया, अगर इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स हो गया। और अदरवाइज अगर हम इस एरिया में से क्रॉस होने वाले फ्लक्स की बात करें डी फाई, तो वो कितना होगा हमारे पास E इंटू ds। तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। इस एरिया में से क्रॉस होने वाला फ्लक्स है E ds, गॉस लॉ से ये फ्लक्स है सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds से ds हम कैंसिल कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसी साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, यानी कोई भी फील्ड टेंजेंट डायरेक्शन में नहीं होगा और इज नॉट मेकिंग एनी एंगल। सपोज कि किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो थीटा एंगल अगर बनाती है, अगर थीटा एंगल बनाती तो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता और ये होता परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उन पर एक फोर्स लगाएगा। ये कितना फोर्स लगेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड इनटू cos थीटा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये e cos थीटा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर कोई चार्ज अगर Q रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा Q E cos थीटा, और वो चार्ज फिर स्टैटिक सिचुएशन में नहीं रह सकेगा, जैसा कि हम ऑलरेडी सपोज करते हैं, या फिर एज वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, जिसमें एक चार्ज कंडक्टर है जिसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो स्टैटिक सिचुएशन में है, मोशन में नहीं है। तो इसलिए टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना यहाँ पर जरूरी है। दैट्स व्हाई देयर विल बी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का प्रोसेस। अगर हम चाहते हैं कि सम इंस्ट्रूमेंट इज सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आने से उसके परफॉर्मेंस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो हमें उसे ऐसे रीजन में रखना होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होता है, कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट कैन बी डन। ऐसा कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द कंडक्टर। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारे पॉइंट्स हमें आगे भी काम आएंगे। अभी हम इसी के साथ ही हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, अब तक हमने 2 टाइप के सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आगे चलकर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट आज का हमारा टॉपिक इंसुलेटर से रिलेटेड है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, और जो बैड कंडक्टर है उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इंसुलेटर मटेरियल्स, बट वो उनमें कुछ खास बात ऐसी होती है कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कुछ चार्ज दे दें तो वो स्टैटिक सिचुएशन में चार्ज को रखते हुए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी इसके अगर मैं एग्जांपल सेट करना चाहूँ तो वुड, लकड़ी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, एयर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वाटर इज ऑल्सो ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पेपर यानी कागज वो भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं। वो इंसुलेटर्स
जो चार्ज देने पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो बट चार्ज को फ्लो ना होने दें। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। इसलिए जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जो कि चार्ज देने पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। दीज आर द इंसुलेटर मटेरियल्स व्हिच प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन गिवन सम चार्ज। ओके फाइन। एक मैंने इसमें एग्जांपल बताया था H2O यानी वाटर। तो कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि वाटर इज अ कंडक्टर। नो, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर। प्योर वाटर जो कि एक इंसुलेटर मटेरियल है एंड दैट इज ए डाइलेक्ट्रिक्स। नंबर 2, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि जो भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो सारे डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, बट हर एक इंसुलेटर मटेरियल जो है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। एवरी इंसुलेटर मटेरियल इज नॉट ए डाइलेक्ट्रिक। कुछ इंसुलेटर मटेरियल्स डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होते। चलिए, ये बात हमारी यहाँ खत्म होती है। आपको पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। अब जो भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड सेकंड इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज के साथ में बताना चाहूंगा कि ये क्या है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उनमें खास बात ये होती है कि इनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, या बेटर होगा यूं कहें कि सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होता है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग जगह पर होता है, इसलिए इन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मान लीजिए कार्बन का मॉलिक्यूल, कार्बन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गए, इनकी कनेक्टिविटी, यानी दोनों जो ऑक्सीजन है उनका सेंटर ऑफ मास और जो कार्बन आयन है इनका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होगा। इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं उनके जो सेंटर है वो एक ही जगह पर होंगे। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास इसका एग्जांपल क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन H2। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के हमारे पास एग्जांपल क्या है? HCl, H2O, लाइक दिस। तो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आई होप कि आप बच्चे समझ गए होंगे और इनके एग्जांपल भी आप लोगों ने डेफिनेटली समझ लिए होंगे। ओके फाइन। तो अगर हम इनके आयन्स की बात करेंगे, H+Cl नेगेटिव आयन बनाएगा, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर O2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव। तो ये जो आयन्स हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर अगर एक ही जगह पर ना हो तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब इनको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है और उनके जो सेंटर है वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, इसलिए ये बनाते हैं एक डाइपोल। ये एक स्मॉल डाइपोल है। अगर ये स्मॉल डाइपोल है तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इट मींस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का जो डाइपोल मूवमेंट है वो नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है, भले ही वो सिंगल मॉलिक्यूल हो। बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर होता है, इसलिए वो डाइपोल नहीं बनाते। और क्योंकि वो डाइपोल नहीं बनाते इसलिए इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एनी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस जीरो डाइपोल मूवमेंट, उसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना होगा? जीरो। और पोलर डाइलेक्ट्रिक का सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं कुछ सैंपल ले लेता हूं। एक सैंपल है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का जिसमें मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि इन सब का डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो है, क्योंकि सबका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है। चलिए अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लिया और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इनके जो सेंटर है वो सेपरेट हो जाएंगे। यानी जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब इनके सेंटर सेपरेट हो जाएंगे और जैसे ही सेंटर सेपरेट होंगे ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास
नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगी, यानी यहां पर जितने भी जो डाइपोल होंगे उन सब की ये कोशिश रहेगी कि वो अपने आप को या वो अपनी जो डाइपोल मोमेंट है उसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर ले, लाइक दिस। 100% बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सारे के सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे, कुछ डाइपोल ऐसे भी हो सकते हैं, बट इस केस में तो मोस्ट प्रोबेबली 100% अलाइनमेंट की तरफ ही केस रहेगा। विदाउट 100% का जो केस है वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है, नेट डाइपोल मूवमेंट, वो नॉन जीरो प्रोड्यूस होगी और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी जीरो था। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नॉन जीरो अप्लाई कर दिया, यानी कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। ऐसा ही आप यहां भी देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है एक सिंगल मॉलिक्यूल की, ये बात हो रही है एक मॉलिक्यूल की। बट अगर आप एक सैंपल ले लें तो उस सैंपल में क्योंकि मिलियंस बिलियंस डाइपोल्स होंगे और जो डाइपोल मूवमेंट है उनकी वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड होगी, किसी की डाइपोल मूवमेंट किधर होगी, किसी की डाइपोल मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में होगी, लाइक वेज। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नेट डाइपोल मूवमेंट है पूरे सैंपल की वो जीरो हो जाएगी। कब जीरो हो जाएगी, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहां भी एक्सटर्नल फील्ड जीरो होने पर डाइपोल मूवमेंट जीरो था सैंपल का, यहां भी जीरो है। एक मॉलिक्यूल का जीरो नहीं है, बल्कि पूरे सैंपल का अगर हम देखेंगे तो इनका जब वेक्टर सम किया जाएगा सभी डाइपोल मूवमेंट्स का, तो वो जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, नॉन जीरो अप्लाई कर देंगे, तो ये जो डाइपोल है ये डाइपोल अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक डाइपोल ऐसे था, यानी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है वो इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पर इधर फोर्स लगेगा, तो ये जो डाइपोल है ये अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, लाइक दिस। बट कुछ डाइपोल ऐसा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई जो डाइपोल था उसका जो पॉजिटिव चार्ज इधर था, नेगेटिव इधर, ऐसा था ऑलरेडी, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिचुएशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में था, तो वो अपने आप को अलाइन नहीं करेगा। या फिर कोई इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो ये भी अपने आप को अलाइन नहीं करेगा। तो 100% अलाइनमेंट इस केस में नहीं होगी। बट फिर भी हम कहेंगे कि ज्यादातर जो डाइपोल है उन सभी का जो डाइपोल मूवमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो यहाँ नॉन जीरो हो जाएगा। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम नॉन जीरो अप्लाई कर देंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हैं सभी में कॉमन, सबसे पहले इनमें जो डिफरेंस था वो मैंने मेंशन कर दिया। सिंगल मॉलिक्यूल में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो है, या डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। सैंपल के केस में जब आपने एक सैंपल लिया जिसमें मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने नहीं लगाया तो डाइपोल मोमेंट जीरो था दोनों के केस में, और जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तब नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है पी नेट, उसके जीरो से नॉन जीरो में कन्वर्ट होना बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग नेट डाइपोल मूवमेंट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सैंपल्स ऑफ पोलर और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो क्योंकि अब हमने पोलराइजेशन किया है तो इसका मतलब हमने कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस किया है। सपोज करते हैं कि वो नेट डाइपोल मूवमेंट P है। कितना डाइपोल मूवमेंट आपने प्रोड्यूस किया पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए पूरे सैंपल का वॉल्यूम V था, डाइपोल मूवमेंट P प्रोड्यूस हुआ, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये आपके पास है P वेक्टर, इसे कैपिटल P से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल P वेक्टर ये हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है। तो पोलराइजेशन वेक्टर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन वेक्टर होगा। और जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, वी विल गेट ए कांस्टेंट एंड दैट इज चाई। इसे प्रोनाउंस करने में हम चाई प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। दिस कांस्टेंट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। Okay, fine. So this is a proportionality constant. ये हमें शो करता है
एक्चुअली इट इज द ईज विद विच ए मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड, किस आसानी से किसी मटेरियल को पोलराइज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम पोलराइजेशन कर रहे हैं तो उस पोलराइजेशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए ये आपने कोई एक सैंपल लिया जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, आप इसे पोलर डाइलेक्ट्रिक का सैंपल मान सकते हैं। अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लें, इनिशियली जब हमारे पास यहाँ कोई स्लैब नहीं थी तब इन दोनों के बीच में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दो इनफाइनाइट प्लेन शीट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी इस डायरेक्शन में। चलिए ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सेट कर दिया, तो जब हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक सेट करेंगे तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव की तरफ अलाइन हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव की तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो जब आप इसका एक ओवरऑल व्यू देखेंगे, पूरे सैंपल को अगर देखने की हम कोशिश करें तो बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ये पॉजिटिव नेगेटिव आसपास होंगे। आप देख रहे हैं कि सभी नेगेटिव्स जो हैं लेफ्ट साइड में यानी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की साइड में नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज प्लेट की साइड में पॉजिटिव है, और बाकी सेंटर वाले जो है वो इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस प्रकार से बिहेव करेगा जैसे कि उसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज एकोमुलेट हो गया हो और दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज एकोमुलेट हो गया हो। इसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। चलिए इसे मैं बोलता हूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EI। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना था, E एक्सटर्नल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस्ड होगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस डाइलेक्ट्रिक्स डालने की वजह से उस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि होगा कैपेसिटेंस के बारे में या फिर कैपेसिटर्स के बारे में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।